अब यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली या इलाहाबाद आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिविल्स डेली कराने जा रहा है आपकी प्रिपरेशन सीडी यूट्यूब क्लासेस के माध्यम से, जहां हम लेकर आ रहे हैं डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन के टॉपिक्स, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को मद्देनजर रखते हुए तमाम वीडियो लेक्चर्स और मेंटरशिप गाइडेंस, वो भी बिल्कुल निशुल्क। हम अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं ताकि आप अपना कीमती वक्त सही जगह सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करें। प्रेस द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू फॉलो #CDRituals। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या और स्वागत है आप सभी का सिविल्स डेली के डेली करंट अफेयर एनालिसिस प्रोग्राम में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। देखते हैं क्या है खास आज की खबरों में हमारे एग्जाम्स पर्सपेक्टिव। हमारी सबसे पहली इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो है नीट पीजी काउंसलिंग को लेकर। पिछले हफ्ते जब हम लोगों ने इसे फॉलो किया था तो आपको ध्यान होगा कि बहुत सारे टाइम से जो है, बहुत ज़्यादा टाइम से जो है ये न्यूज़ चल रही है, लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। EWS कोटा को लेकर के जो है पेटिशन फाइल की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से मेथडोलॉजी का तरीका जो था उस पर क्वेश्चन पूछा था कि आपने क्या मेथडोलॉजी जो है आपने अप्लाई की है फॉर दी EWS कोटा ऑफ 10%। ठीक है, इसी को रिलेटेड जो है ये न्यूज़ थी और इसके चलते जो है ये नीट पीजी काउंसलिंग की जो काउंसलिंग होनी थी उस पर रोक लगा दी गई थी। अब फाइनली नॉड मिल गया है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी थी कि जो 10% EWS कोटा है वो बिल्कुल सही है और ये दिया जाना चाहिए। तो अब 7 जनवरी को अपने एक इंटरिम ऑर्डर के तहत सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग को वापस से चालू करने की मंजूरी दे दी है और नीट पीजी एडमिशन की जो काउंसलिंग है वो चालू भी कर दी गई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने वैलिडिटी ऑफ 27% OBS एंड 10% EWS कोटा जो है उसको अपहेल्ड किया है, उसको होल्ड किया है कि नहीं ये ठीक है, राइट। तो ये जो है इस पूरे मुद्दे का क्रक्स था। दूसरी चीज़, ये जो पैंडमिक सिचुएशन अभी हो रखी है, देखने में आ रहा है, न्यूज़ में आ रहा है कि भाई डेल्टा और ओमिक्रॉन का मिक्स वेरिएंट जो है वो दिख रहा है और कुछ केसेस पाए गए हैं। पहला केस शायद आ गया है फाइनली, जहाँ की डेल्टा और ओमिक्रॉन का मिक्स्ड वेरिएंट जो है वो चल रहा है। आपको पता है डेल्टा अपने आप में घातक था, ओमिक्रॉन अपने आप में घातक था, क्योंकि ओमिक्रॉन की जो स्प्रेडिंग रेट थी, स्प्रेडिंग वैल्यू थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो जो हमारे मुकेश मांडविया जी हैं, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, उन्होंने कहा है कि इस पैंडमिक की सिचुएशन में ये स्टेप जो है कि भाई हम नीट काउंसलिंग चालू कर देते हैं, इससे न सिर्फ बच्चों को एडमिशन तो मिलेगा ही मिलेगा उनके पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में, बल्कि शायद ये भी बताया गया कि लगभग 40,000 सीट्स जो हैं उन पर एडमिशन दिए जाने हैं। ठीक है, और ये स्टेप जो है इट विल गिव मोर स्ट्रेंथ, मोर पावर टू द कंट्री इन दिस फाइट अगेंस्ट कोरोना। क्योंकि आप देखिए, अगर 40,000 स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया जा रहा है, 40,000 इंटर्न्स को जो है मौका दिया जा रहा है कहीं ना कहीं देश को सर्व करने का, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। नीट पीजी क्या होता है? तो नीट पीजी एक क्वालिफाइंग और रैंकिंग एग्जामिनेशन है पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज को लेकर। आपने सुना होगा, कोई मास्टर्स इन सर्जरी है, कोई मेडिसिन है, कोई किसी डिपार्टमेंट में है, तो वो इन्हीं कोर्सेज के थ्रू जो है उनका चयन होता है, बोथ इन दी गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपनी दूसरी खबर पर। हमारी जो दूसरी न्यूज़ है वो जो लगातार 2 दिनों से हमें बारिश देखने को मिल रही है उससे रिलेटेड है। अगर आप में से कोई भी दिल्ली में रह रहा हो या दिल्ली NCR में रह रहा हो तो स्पेशली आपने इस चीज़ को बहुत करीब से जो है महसूस किया होगा। 2 दिन से ताबड़तोड़ बारिश। क्यों हो रही है ये बारिश? बिकॉज ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने शावर्स तो ला ही है कैपिटल में। एक इसका पॉजिटिव इफेक्ट हुआ है वो ये कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था हमारा AQI था, राइट, जो कि सीवियर, वल्नरेबल, इन सारी चीज़ों में जा रहा था, वो थोड़ा बेटर हो गया है ड्यू टू दीज 3 days कॉन्टिन्यूस रेन। ठीक है, फ्राइडे से लगातार बारिश हो रही है
इनफैक्ट थर्सडे को बारिश हुई, फ्राइडे को नहीं हुई, फिर सैटरडे संडे लगातार हुई, कुछ लोग यहाँ फ्राइडे में भी थोड़ी बहुत बारिश हुई है, ठीक है। तो इस बारिश का एक फ़ायदा हुआ है कि AQI, लेकिन इसके साथ कुछ नुकसान भी आए हैं। नुकसान ये हुआ है कि किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है, ठीक है, और ठंडक बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इस वजह से बहुत लोगों को प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी है। अब समझते हैं कि भाई ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है। तो देखो, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, सबसे पहले तो वो कहाँ पर होता है, तो वो डेवलप करता है मिड लैटिट्यूड रीजन्स में। कहाँ पर? मिड लैटिट्यूड रीजन्स में, यानी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन है उसके नॉर्थ में। ट्रॉपिकल रीजन में ये नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, ट्रॉपिकल रीजन में नहीं होगा। और मैं आपको बता दूं कि जल्द ही MCQ सेशन में मैं इस पे क्वेश्चन दूंगी, कोशिश करिएगा गलत ना हो, ठीक है। और यही नहीं, इसे जो है हमारे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को हम मिड लैटिट्यूड स्टॉर्म्स या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है ये लो प्रेशर सिस्टम की वजह से होता है, जहाँ पर जो वेस्टर्न विंड्स, एम्बेडेड वेस्टर्न विंड्स जो हैं, जिन्हें हम वेस्टर्लीज भी कहते हैं, वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, ठीक है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में वेस्ट का मतलब ये नहीं है कि वो वेस्ट में आ रहा है, लेकिन इसका ये मतलब है कि जो इसकी डायरेक्शन ऑफ फ्लो है, ठीक है, जो डायरेक्शन है ये टूवर्ड्स वेस्ट है, ठीक है, सॉरी, नॉट टूवर्ड्स वेस्ट है बट फ्रॉम वेस्ट है, ओके। तो आपको यही ध्यान रखना है कि वेस्टर्लीज का मतलब फ्रॉम वेस्ट टू द ईस्ट, ओके। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का मतलब भी यही हुआ कि वो डिस्टर्बेंसेस जो वेस्टर्न एरिया की तरफ से आ रहे हैं। इंडिया में अगर हम बात करें वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की, तो ये शुरू होता है लो प्रेशर सिस्टम के साथ, ठीक है। पहले लो प्रेशर सिस्टम क्रिएट होता है मिड लैटिट्यूड रीजन्स में, इंडिया में, ठीक है, नियर दी अटलांटिक ओशन एंड यूरोप, ठीक है। फिर यही लो प्रेशर जो है ये टिपिकली फॉर्म होते जाता है मेडिटेरेनियन सी में, और फिर ये पूरा ट्रैवल करता है आपका ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया में आने से पहले। और इस लो प्रेशर उसमें जो है तमाम मात्रा में, भारी मात्रा में मॉइस्चर होता है। ये मॉइस्चर लेडन जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये इवेंचुअली आता है फाइनली हिमालयाज के पास और वहाँ पर ब्लॉक हो जाता है, और एज अ कॉन्सिक्वेंस जो मॉइस्चर इसमें होता है वो ट्रैप्ड जो मॉइस्चर रहता है वो प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में, यानी बारिश के फॉर्म में, या कह लें स्नो के फॉर्म में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो है वहाँ पर बारिश होती है या स्नोफॉल होता है, ये हम कह सकते हैं, ठीक है। और ये जो बारिश है ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ही हो, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द नदर्न इंडिया जो है इसको एक्सपीरियंस करता है। ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो 4 से 5 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो हैं वो फॉर्म होते हैं ड्यूरिंग दी विंटर सीजन, एंड जो रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन है वो वैरी करता है विद ईच ऑफ दी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। किसी किसी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में क्या होगा, बहुत ज़्यादा रेनफॉल होगी, किसी में कम होगी। सो ये ज़रूरी नहीं कि हर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब भी आ रहा है इंडिया में तो वहाँ पर सेम अमाउंट ऑफ रेनफॉल हो, ठीक है। इसको थोड़ा और बेटर तरीके से समझेंगे। आप ये देख रहे हो इमेज, राइट? इस इमेज को आप देखो, जैसा कि मैंने बताया मेडिटेरेनियन सी में ये डेवलप होता है और ये फिर हर तरफ से ट्रैवल करते हुए ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए फाइनली इंडिया में आता है। इंडिया में हमारे इस पोर्शन में हिमालयाज हैं, राइट? तो स्पेशली जो नदर्न इंडिया वाला पोर्शन है यहाँ पर ये आता है, और जब ये यहाँ पर हिमालय से टकराता है तो जो इसमें ट्रैप्ड मॉइस्चर होता है वो रेन और स्नोफॉल के फॉर्म में यहाँ पर बारिश होती है। अब ये जो वर्ड वेस्टर्न है ये अगेन ध्यान रखिएगा, ये वेस्ट इंडिया में आ रहा है इस वजह से नहीं है, बल्कि ये इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि ये वेस्टर्न एरिया की तरफ से आ रहा है। इसका जो फ्लो है वो वेस्ट टू ईस्ट की तरफ है, ठीक है। जो वर्ड डिस्टर्बेंस है ये क्यों यूज़ किया गया है, क्योंकि ये इसलिए यूज़ किया गया है जो एयर है विद इन द लो प्रेशर सिस्टम वो अनस्टेबल या डिस्टर्ब्ड मानी जाती है इस वजह से, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि जो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये इतने ज़्यादा इंटेंस हो जाते हैं इंडियन रीजन में आकर कि इनकी जो डिग्री है वो
अप टू 15 डिग्री नॉर्थ जो है वो एक्सटेंड भी कर जाते हैं, रिजल्टिंग इनटू दी हैवी या हम कह सकते हैं एक्सट्रीम रेनफॉल अप टू नॉर्थ महाराष्ट्र ऑल्सो। मतलब ये नहीं कि सिर्फ नॉर्थ में, इवन मिडिल रेंज तक, मिडिल इंडिया तक जा रहा है, महाराष्ट्र तक जा रहा है, गुजरात तक जा रहा है, मध्य प्रदेश तक जा रहा है और कई बार जो है मध्य प्रदेश के साउथ तक भी जा रहा है। एक चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है कि क्या ये साउथ इंडिया भी पहुंच रहा है? जी नहीं, ये मिड इंडिया तक ही रह रहा है। इसका जो है खास ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज करने के लिए आपको दे सकता है एग्जाम में। दूसरी चीज़ जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, ये ज़्यादातर किस मौसम में होता है? ये ज़्यादातर विंटर सीजन में या फिर प्री मानसून सीजन में रेनफॉल के रूप में देखा जाता है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। ये फिनोमेना जो है, ये क्लाउडी स्काई हो गई, हायर नाइट टेम्परेचर्स हो गया, अनयूजुअल रेन्स हो गया, इन सारी चीज़ों से कनेक्टेड होता है। और ऐसा एस्टिमेट किया जाता है कि भारत में 5 से 10% जो एनुअल रेनफॉल होती है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होती है। ठीक है, आई होप वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्लियर है। अब अगर आपके सामने या अगर आपने न्यूज़ में कहीं भी पढ़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, आई होप आपको ये पूरा फंडा क्लियर होगा। अगर नहीं क्लियर है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा, हम इसे फिर से ज़रूर डिस्कस करेंगे क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है 2022 के लिए, क्योंकि 2021 में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बहुत सारे जो फ्रीक्वेंट रिकरिंग्स हैं वो देखे गए हैं। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ जलीकट्टू बैन से रिलेटेड है। तो जलीकट्टू को बैन कर दिया गया है वेलोर में, नियर बाई डिस्ट्रिक्ट्स इन तमिलनाडु अहेड ऑफ दी पोंगल। ठीक है, आपसे मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है, पोंगल कहाँ और क्यों मनाया जाता है? वाई एंड वेयर पोंगल सेलिब्रेटेड? ये आप मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख कर बता दीजिए। मालूम होगा, मुझे पता है, लेकिन फिर भी एक बार लिख दीजिए। ठीक है, दूसरी चीज़ जलीकट्टू क्या है? तो देखो, पहले तो ये न्यूज़ समझते हैं कि ये न्यूज़ क्या है। तो जैसा कि आपको पता है, कोविड-19 के केसेस में लगातार जो है वो बढ़त आ रही है। लगातार बहुत सारे केसेस, कोविड-19 केसेस के हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, और स्पेशली इन द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन वेलोर, तिरुवन्नामलई, ठीक है, रानीपेट एंड तिरुपतुर, ठीक है, इन एरियाज़ में हमें लगातार केसेस मिल रहे हैं। ओके, अब क्या हुआ है कि जलीकट्टू जो फेस्टिवल है, ठीक है, तो जलीकट्टू जो है ये पोंगल के मौके पर जो है मनाया जाता है। ठीक है, और सिंस जो कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो पहले से ये थी कि भाई जलीकट्टू फेस्टिवल होगा या नहीं, क्योंकि जो लोकल क्राउड होता है वो काफ़ी ज़्यादा इसको लेकर एक्साइटेड होते हैं। लेकिन अब फाइनली एडमिनिस्ट्रेशन ने जलीकट्टू पर बैन लगा दिया है, साइटिंग दी कोविड-19 सिचुएशंस, इंक्रीज्ड केसेस। ठीक है, और स्पेशल रेवेन्यू और पुलिस टीम्स को जो है डिप्लॉय किया गया है टू कीप अ चेक, टू कीप एन आई ऑन दी जलीकट्टू हॉट स्पॉट्स, जो कि एरियाज़ हैं अरानी, पोलूर, चेंगम, चेय्यार, वंदावासी, टू प्रिवेंट दी कंडक्ट ऑफ दीज इवेंट्स इन दी विलेजेस, स्पेशली इन दी रिमोट विलेजेस, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा लेवल पर मनाया जाता है। ठीक है, अब समझते हैं जलीकट्टू के बारे में। सिंस मुद्दा देखिए यही है कि बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, इस वजह से इसको बैन कर दिया गया है। मोबाइल हेल्थ टीम सप्लाई कर दी गई है, पुलिस को जो है राउंड पर लगा दिया गया है चेक करने के लिए। एक और चीज़ हुई है कि डिवोटीज़ को अलाउ किया गया है टू विजिट अरुणाचलेश्वर टेम्पल, ठीक है, ओनली आफ्टर शोइंग 2 डोजेज ऑफ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। वो लोग जो है टेम्पल्स विजिट कर सकते हैं सिर्फ उसको अपने जो ये आपके वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है 2 डोज वाले, उसको दिखाने के बाद एक सिर्फ ये छूट दी गई है। अदरवाइज बाकी चीज़ों पर जो है कई चीज़ों पर रोक लगाई गई है। यहाँ पर समझते हैं जलीकट्टू को। जलीकट्टू क्या है? जलीकट्टू एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट है, एक इवेंट है जहाँ पर बुल्स को ऑनर किया जाता है। ठीक है, और जो ये स्पोर्ट होता है, इसमें जिसका भी बुल जीतता है उसके ओनर को जो है यहाँ पर ऑनर किया जाता है। एंड ये एक वायलेंट स्पोर्ट के अंदर आता है, जिसमें कि कंटेस्टेंट ट्राई करता है टू टेम अ बुल फॉर अ प्राइज़, और अगर वो हार जाता है तो वो जो प्राइज़ है वो उसका ओनर, बुल का ओनर जो है उसको मिल जाती है वो प्राइज़ मनी या प्राइज़ जो भी है। कहाँ कहाँ पर होता है? मदुरई, तिरुचिरापल्ली, थेनी, पुडुकोट्टई, डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु,
यहाँ पर होता है और इन्हें हम जलीकट्टू बेल्ट के नाम से जानते हैं। इन एरियाज़ को प्लीज़ नोट डाउन कर लेना, क्योंकि जलीकट्टू बेल्ट में अगर पूछेगा तो जलीकट्टू बेल्ट के नाम से आपको इसमें एक कोई और एरिया दे देगा और कंफ्यूज करने के लिए पूछ देगा, ठीक है। कब मनाया जाता है ये सेकेंड वीक ऑफ जनवरी में मनाया जाता है, ड्यूरिंग द तमिल हार्वेस्टिंग फेस्टिवल पोंगल। ओके, जलीकट्टू जो है वो उसे ट्रेडिशनल वे ऑफ पीजेंट कम्युनिटी का माना जाता है। कहा जाता है कि जो पीजेंट कम्युनिटी है वो अपने प्योर ब्रीड नेटिव बुल्स को प्रिजर्व करने के लिए, उनको सही सलामत रखने के लिए जो है ये फेस्टिवल करते हैं, ये ट्रेडिशनल तरीका अपनाते हैं। और उनका ये भी मानना है कि जिस टाइम पर कैटल ब्रीडिंग होती है उस टाइम पर ये जो आर्टिफिशियल प्रोसेस है, ठीक है, कंजर्वेशनिस्ट और पीजेंट्स जो हैं ये आर्ग्यू करते हैं कि जलीकट्टू जो है वो कोई आर्टिफिशियल प्रोसेस नहीं है और ये उनके मेल एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने का तरीका है, जो कि अदरवाइज यूज़ हो जाते हैं सिर्फ मीट और प्लगिंग के नाम पर। यानी वो बुल्स जिन्हें सिर्फ मीट और खेती के काम में लाया जाता है, उनकी ब्रीडिंग कराते हैं इस फेस्टिवल के टाइम पर, इस फेस्टिवल के थ्रू भी, कैटल ब्रीडिंग के थ्रू भी, ठीक है। और कुछ जगहें हैं जैसे कंगयम, पुलिकुलम, उम्बल लाचरी, बरगूर, मलईमड़ू, ये इम्पॉर्टेंट पॉपुलर नेटिव कैटल ब्रीड्स हैं जिन्हें जलीकट्टू के लिए यूज़ किया जाता है। और जो ओनर्स हैं ऑफ दीज प्रीमियम ब्रीड्स, उन्हें काफ़ी रिस्पेक्ट दी जाती है लोकली, ठीक है। आपस में जो गांव में या रिमोट एरियाज़ में इन्हें काफ़ी रिस्पेक्ट दी जाती है। ओके, 2011 में क्या हुआ था, सेंटर ने इन बुल्स को ऐड किया था टू द लिस्ट ऑफ दोज एनिमल्स हुज ट्रेनिंग एंड एग्जीबिशन इज प्रोहिबिटेड, ठीक है। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया बुल टेमिंग स्पोर्ट को, रूलिंग की भाई ऐसी पिटीशन पे जिसमें कि 2011 वाली नोटिफिकेशन आई हुई थी। करंट लीगल पोजीशन की हम बात करें जलीकट्टू के ऊपर, तो स्टेट गवर्नमेंट ने लीगलाइज कर दिया है इन इवेंट्स को, ठीक है, जो कि कोर्ट में चैलेंज किए गए थे, क्योंकि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने जलीकट्टू केस के रिलेटेड एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बिठाई थी जो अभी तक भी पेंडिंग है। ओके, कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करें जो कि इससे रिलेटेड रिजॉल्व होने चाहिए, तो देखिए पहली चीज़ तो है कि जलीकट्टू ट्रेडिशन जो है उसे प्रोटेक्ट किया जाना है एज अ कल्चरल राइट ऑफ पीपल ऑफ तमिलनाडु या नहीं। तो तमिलनाडु के लोगों का कहना है कि भाई ये तो हमारा कल्चरल राइट है और कल्चरल राइट जो है वो फंडामेंटल राइट है, तो इसे हमें प्रिजर्व किया जाना चाहिए। वहीं पर आर्टिकल 29(1) जो है वो मैंडेट करता है कि एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स रिसाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया or any part thereof having a distinct language, script, culture of its own shall have the right to conserve the same, right? ये उस चीज़ को सपोर्ट भी कर दिया। दूसरी चीज़, कर्नाटका ने भी सिमिलरली ऐसा ही लॉ पास किया है और ऐसा ही स्पोर्ट पास किया है जिसका कि नाम है कंबला। क्या नाम है? कंबला। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। और अगर आपको ऑलरेडी इस नाम के बारे में पता है, इस स्पोर्ट के बारे में पता है, जो भी पता हो आप हमें फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, ज़रा हम भी देखें आप कितने अवेयर हैं इस चीज़ से, ठीक है। दूसरी चीज़, तमिलनाडु और कर्नाटका के अलावा ऐसी जगह हैं जहाँ बुल टेमिंग और रेसिंग कंटिन्यू हैं, ऑर्गेनाइज हो रही हैं, ठीक है। इन स्पोर्ट्स को जो है बैन किया गया है दूसरे स्टेट्स में भी। कौन कौन से हैं वो स्टेट्स? जैसे कि आंध्र प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, ड्यू टू 2014 वाला जो ये आया था ना कि 2014 में इनको बुल टेमिंग स्पोर्ट को बैन कर दिया गया था, इनकी वजह से कुछ स्टेट्स में जैसे कि आंध्र प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पर इन्हें बैन कर दिया गया है, ठीक है। तो कहाँ ये चालू है? तमिलनाडु और कर्नाटका में, क्योंकि उनकी स्टेट ने लीगलाइज किया हुआ है इसे। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो वीर बाल दिवस से रिलेटेड न्यूज़ है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने साहबजादे को ट्रिब्यूट दिया है, उनके करेज को सलामी दी है, उनके करेज को जो है सराहा है, और 26 दिसंबर का जो दिन है उसे मार्क किया है एज द वीर बाल दिवस, ठीक है। अब साहबजादे कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह के जो दो बेटे थे, स्पेशली जोरावर सिंह और फतेह सिंह, जो कि शहीद हो गए थे,
उनके मार्टरडम डे को जो है वीर बाल दिवस के नाम से मनाए जाने की बात की जा रही है। लेकिन यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी आ जाती है। अब बात देखिए ये होती है कि दो जो है जोरावर सिंह और फतेह सिंह जैसी पर्सनालिटीज़ जो थी इनकी, ठीक है, जिनको कि मेयर एज ऑफ 6 और 9 ईयर्स में ही जो है इन्होंने मार्टिडम को जो है एक्सेप्ट कर लिया था, इनके दिवस को जो है एक नाम दिया जा रहा है, राइट। इनके शहीद दिवस को जो है एक नाम दिया जा रहा है। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम यहाँ आती है कि जो शिरोमणि अकाली दल है हमारा, ठीक है, जो कि फॉर्मर एलआई भी था बीजेपी का, उन्होंने ये कहा है कि हम ये मूव तो आपका अप्रिशिएट करते हैं कि आप जो है आदर सम्मान दे रहे हो, होमेज पे कर रहे हो, ट्रिब्यूट पे कर रहे हो, राइट, 2 यंग सिख मार्टियर्स का, लेकिन जो आपने नाम दिया है वीर बाल दिवस, ये हमें अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है और इसे फाइनलाइज करने से पहले आपको SGPC जो कम्युनिटी है सिखों की, उनसे कंसल्ट करना चाहिए और तभी इसका नाम रखना चाहिए। यहाँ पर कंट्रोवर्सी आ रही है। तो ये एक छोटी सी न्यूज़ थी लेकिन इम्पॉर्टेंट है, तो इसको देख लीजिएगा, ठीक है। दूसरी जो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, वो रफेल M कॉम्पैटिबिलिटी एयरक्राफ्ट कैरियर से रिलेटेड है। देखिए, फ्रेंच एयरक्राफ्ट जो है डसॉल्ट एविएशन, ये फ्लाई करेगा उसका रफेल M फ्लायर जेट, ठीक है, कहाँ से? इंडिया के नेवी शोर बेस टेस्ट फैसिलिटी से, गोवा में, जो कि स्थित है। कहाँ स्थित है? गोवा में है। क्यों फ्लाई कर रहा है? टू डिमॉन्स्ट्रेट कंपैटिबिलिटी एंड सुटेबिलिटी टू ऑपरेट फ्रॉम द इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट INS विक्रांत के डेक से, ठीक है। तो इसलिए इसको टेस्टिंग इसकी हो रही है। रफेल M जो है वो गोवा में आ गया था थर्सडे को ही, और उसका जो डिमॉन्स्ट्रेशन है वो मंडे को शिफ्ट हो गया था, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फरवरी 1 तक जो है इसको लेट गो कर दिया जाएगा। ओके, दूसरी चीज़ ये देखो, यहाँ पर एक ये इम्पॉर्टेंट है, ये वाला जो पैराग्राफ मैंने हाईलाइट किया है ना, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देखिए, हर एक फाइटर जेट जो है वो अपने साथ कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस लेकर आता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर अगर रफेल M की बात करें तो रफेल M के साथ प्रॉब्लम क्या है कि इट डज नॉट हैव अ ट्विन सीटर, ठीक है, वाइल इट्स एक्विजिशन वुड मीन compatibility with the Indian Air Force, which will soon complete inducting 36 रफेल जेट्स कॉन्ट्रैक्टेड इन 2016। मतलब ये कि इसमें ट्विन सीटर नहीं है, लेकिन फिर भी इसका एक्विजिशन जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा इंडियन एयरफोर्स के लिए, और इसीलिए जल्द ही इसका इंडक्शन जो है वो कंप्लीट होगा और 36 रफेल जेट्स का कॉन्ट्रैक्ट जो हमने 2016 में किया था वो लागू हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो FA-18 जो है वो मच वाइडली एम्प्लॉयड प्लेटफॉर्म है, जिसमें कि 2 सीटर ट्रेनर्स हैं, ठीक है, ट्रेनिंग के लिए 2 सीटर अवेलेबल है उसमें, और उसमें एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वर्जन भी है विच माइट बी ऑफ इंटरेस्ट टू दी नेवी, ठीक है। देयर इज़ ऑल्सो दी इशू कि जो साइज ऑफ द एयरक्राफ्ट है या जो उनका फिट है ऑन द कैरियर, उसका लिफ्ट जो है वो इट कुड बी फैक्टर्ड इन दी फाइनल इवैल्यूएशन। जब उसे हम फाइनल इवैल्यूएट करेंगे तो उसे देखा जा सकता है। 2017 में क्या हुआ था कि जो नेवी है उन्होंने एक रिक्वेस्ट फ्लोट की थी, दैट वाज रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, उसको बोलते हैं RFI। क्या बोलते हैं? ये नोट कर लेना, RFI, रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। क्यों किया गया था ये? टू प्रोक्योर 57 ट्विन इंजन कैरियर फाइटर्स विच इज़ नाउ सेट टू डाउन साइज टू अराउंड 26। 57 तक किया गया था, अब 26 पर आ गया है, इंक्लूडिंग फ्यू ट्विन सीटर ट्रेनर वेरिएंट्स ऑल्सो, ठीक है। तो वापस से जो रिवीजन है ये बैकड्रॉप में चला गया है ऑफ अ न्यू इंडिजीनियस ट्विन इंजन कैरियर बेस्ड डेक फाइटर, ठीक है, और ये डिज़ाइन हो रहा है, डेवलप हो रहा है, किसके द्वारा? DRDO के द्वारा। कौन डेवलप कर रहा है? DRDO अलॉन्ग विथ एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, DRDO और ये दोनों मिलकर इसे डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रोक्योरमेंट जो है उसने काफ़ी अर्जेंसी गेन कर ली है नेवी में भी, और एयरफोर्स में तो खैर इम्पॉर्टेंट है ही है। तो ये था पूरा रफेल M का कॉम्पैटिबिलिटी जो टेस्टिंग की जा रही है उससे रिलेटेड, ठीक है। देखते हैं आगे क्या होगा, न्यूज़ आती रहेगी, इसको हम फॉलो अप करते रहेंगे,
नेक्स्ट न्यूज़ हमारी जो है वो श्रीलंका और चाइना से रिलेटेड है। डायरेक्टली इंडिया से रिलेटेड ना होते हुए भी कहीं ना कहीं श्रीलंका चाइना सिंस इंडिया के नेबर्स हैं, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। और आजकल तो वैसे भी जो है काफ़ी टाइम से चाइना और श्रीलंका की दोस्ती बनी हुई है, जो कि हमारे लिए ज़रूरी हो जाती है आईआर की जो वो है हमारा नज़रिया है उसके उस पर। तो देखिए क्या हुआ है, जो श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं गोटाबाया राजपक्सा, उन्होंने संडे को चाइनीज असिस्टेंस मांगा है रिगार्डिंग द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ देयर डेट विच दे ओ बाय द आइलैंड नेशन टू द एशियन जाइंट। इन्हें आइलैंड नेशन भी कहा जाता है श्रीलंका वालों को, अगर आपको पता हो तो श्रीलंका जो है वो चाइना को ओवर $5 बिलियन, कितने, $5 बिलियन जो है वो ओ करता है, ठीक है, अमाउंटिंग टू 10% ऑफ द कंट्रीज टोटल फॉरेन डेट। और मिस्टर गोटाबाया की रिक्वेस्ट है बीजिंग से कि भाई आप हमारी मदद करिए रीस्ट्रक्चर करने में ड्यूरिंग एन अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक मेल्टडाउन जो कि अभी श्रीलंका में चल रहा है, ठीक है। और ऐसी ही कुछ रिक्वेस्ट इन्होंने इंडिया से भी कुछ टाइम पहले भी की थी। और एक और चीज़ अगर हम देखें यहाँ पर तो आपको पता होगा कि इन्होंने नई दिल्ली से भी, मतलब इंडिया से भी जो है ये रिक्वेस्ट किया था कि रिसेंट में ही कि फ्रॉम कोलंबो की इमरजेंसी लाइंस ऑफ क्रेडिट जो है फॉर इंपोर्ट ऑफ फूड, फ्यूल एंड मेडिसिन, ठीक है, एंड अ करेंसी स्वैप टू बूस्ट रिजर्व्स। ऑल्दो एक्सटर्नल मिनिस्टर जयशंकर ने अश्योर भी किया था कोलंबो को कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये भी एक न्यूज़ थी, मतलब कि इंडिया से भी ऐसी रिक्वेस्ट की जा चुकी है ऑलरेडी, ओके। अब दूसरी चीज़ ये है कि बिसाइड रिक्वेस्टिंग चाइना टू हेल्प श्रीलंका अट्रैक्ट चाइनीज़ टूरिस्ट, ठीक है, जो प्रेसिडेंट है यहाँ के गोटाबाया, उन्होंने कहा है कि अ कंसेशनल ट्रेड क्रेडिट स्कीम कुड बी इनिशिएटेड फॉर इम्पोर्ट्स फ्रॉम चाइना, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि इट वुड इनेबल इंडस्ट्रीज टू ऑपरेट स्मूथली। चाइना इज श्रीलंकाज लार्जेस्ट पार्टनर फॉर इम्पोर्ट, ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए, ओके। इसको यहाँ पर टिक कर लीजिएगा और नोट डाउन भी कर लीजिएगा कि चाइना का लार्जेस्ट इम्पोर्ट पार्टनर कौन है, श्रीलंका है, with 22% of the island nations imports originating directly from China, ठीक है। तो ये अर्ज किया है इन्होंने क्योंकि इन्हें इकोनॉमिक क्राइसिस, ये अभी गुजर रहे इकोनॉमिक क्राइसिस से फेस कर रहे हैं। आगे आने वाले टाइम में आई एम श्योर चाइना इनको हेल्प करेगा, क्योंकि चाइना का जैसा कि हमने देखा कि लार्जेस्ट श्रीलंका जो है वो एक दूसरे के लार्जेस्ट पार्टनर है रिलेटेड टू द इम्पोर्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिनेरियो देखने लायक रहेगा। और उससे भी दिलचस्प ये होगा जानना कि इंडिया कैसे इस पूरी सिचुएशन को लाइक टेक ओवर करता है या संभालता है। अगर इंडिया के पास आता है तो इंडिया क्या करेगा। दो हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि वी विल हेल्प, और आपको पता भी होगा, और नहीं भी पता तो आप ये चीज़ नोट कर लीजिए, मैंने पहले भी कई बार बताया, कभी भी एड की ज़रूरत पड़ती है चाहे कैसी भी हो, इंडिया हर वक्त सबसे आगे रहता है, ठीक है। तो ये थी आज की कुछ खास न्यूज़, और आप हमसे जुड़ सकते हैं डेली #CD रिचुअल्स के माध्यम से यूट्यूब क्लासेस के थ्रू, जहां पर हम आपके लिए लेकर आते हैं तमाम लेक्चर्स। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, एक एक न्यूज़ समझ आई होगी, ठीक है। अगर कुछ नहीं समझ आया है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे, ज़्यादा नहीं, आज तो कम ही क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चंस ही है, तो प्लीज़ उसके आंसर्स भी करने की कोशिश करें, ठीक है। तो तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।